अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, और चैप्टर नंबर 2 के हमने 3 लेक्चर्स लिए थे। यस और नो? चैप्टर नंबर 2 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो गया है। अब हमें करना क्या है? अब हमें करने हैं उसके पास्ट पेपर्स और हमें करने हैं उसकी रीडिंग। अब हमारे पास फ़िलहाल बुक है नहीं, तो हम ना रीडिंग कर सकते हैं ना हम पास्ट पेपर्स देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों चैप्टर्स के पास्ट पेपर्स रीडिंग एक साथ देख लिया करेंगे। ठीक है? चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास सिर्फ इतनी ही बातें थी। सर कितनी बातें थी हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या था? ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिवोकेशन क्या है, पोस्टल रूल क्या है। बस इतनी सी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बातें थी। भैया भैया जिशान भैया भैया यहां से आ जाएंगे। तो चलो, तो भाई हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा, दो में से कोई एक बोलेगा, बताओ कौन बोले, है ना? चले अब यार, इसके बाद फिर हमें बात करनी थी यहां पर, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे और रीडिंग और पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अपने पास लिखें चैप्टर नंबर 3। जी मेरे भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर चैप्टर 1 क्यों नहीं करवाया और चैप्टर 2 और 3 पहले क्यों करवा दिया है? इसकी रीजन सिर्फ इतनी सी है कि चैप्टर 2 का जो ताल्लुक है वो चैप्टर 3 से है, 4 से है, 5 से है। तो इस तरह ये एक कंटिन्यूटी में एक ताल्लुक बना रहेगा। हम चैप्टर 1 पढ़ लेंगे तो फिर उसका ताल्लुक कहीं से होगा नहीं। अरे बस इस वजह से मैं ये चाह रहा हूं कि आप जब पहला चैप्टर पढ़ें तो उसका ताल्लुक दूसरे से हो, फिर तीसरे से, चौथे से, इस तरह कंटिन्यूटी में होगा। लेकिन चैप्टर 1 का इस तरह किसी से भी कोई ताल्लुक है ही नहीं, वो अलग अपनी दुनिया में मगन है इस वजह से। और किसी का कोई सवाल? कोई ऐसा बंदा जो समझता हो कि उसके पास इससे ज्यादा फारिग सवाल है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, आपने तो नहीं किया था ना ये वाला सवाल? हाँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। चलें जी, स्टार्ट। अब यार जवानों, स्टार्ट। सबसे पहले हमने बात की थी प्रॉमिस के बारे में। प्रॉमिस के अंदर कितने कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? 2। वन इज ऑफर, अदर वन इज एक्सेप्टेंस। 2 बातें थी ऐसा ये प्रॉमिस में। फिर मैंने आपको बताया था कि सर एक चीज है उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। याद आ रहा है? यस और नो? तो आज हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं? एग्रीमेंट। आज हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। सर एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट कहते हैं कि जहां पर आपका प्रॉमिस हो, प्लीज मेक श्योर करें आप मेरी बात सुन रहे हैं, जहां पर प्रॉमिस हो एंड कंसिडरेशन हो। तो सर हमें क्या इस बारे में पता है या नहीं है? हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस के बारे में पता है। और प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस का मतलब होता है दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हाँ या ना? तो सर अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो और साथ में कंसिडरेशन भी हो जाए, अब वो क्या बन जाएगा? अब वो बन जाएगा एग्रीमेंट। तो सर हमारे पास कंसिडरेशन क्या होता है? आज का हमारा सवाल और आज का हमारा टॉपिक कंसिडरेशन है, क्योंकि ऑफर के बारे में हमें सब पता है, एक्सेप्टेंस के बारे में हमें सब पता है, यानी प्रॉमिस के बारे में हमें सब कुछ मालूम हो गया। तो अब हमें किसके बारे में मालूम करना है? हमें मालूम करना है एग्रीमेंट के बारे में। और एग्रीमेंट के बारे में कैसे पता लगेगा? अगर आपको ये 2 चीजें पता है और कंसिडरेशन भी अगर आपको पता लग जाए तो आपको क्या पता लग जाएगा? एग्रीमेंट। ऐसा ही है। तो अपने पास अब फिर हेडिंग लिखेंगे कि कंसिडरेशन हम किसे कहते हैं।
पेपर निकालने के लिए आसान सा फॉर्मूला क्या था? अटेंटिव होना है और लेट नहीं आना है। ए हीरो, नमाज। अच्छा, नमाज तो 4 बजे भी तो हो सकती थी ना क्लास के बाद। अच्छा, बिल्कुल उलझा के रखा हुआ है इन्होंने। करेंगे बेटा, उलझन के बाद सुलझन होगी और क्या। चलो कंसिडरेशन के बारे में अब जरा समझते हैं। सर कंसिडरेशन किसे कहते हैं? कंसिडरेशन कहते हैं समथिंग अगेंस्ट समथिंग। लिखिएगा प्लीज, लिखें। कंसिडरेशन क्या है? समथिंग अगेंस्ट समथिंग और समथिंग in return for something, RETURN, in return for something। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ किसी चीज के बदले में कोई चीज देना या कोई चीज लेना, उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। हुआ ऐसा, मिस्टर ए के पास कार है और मिस्टर ए अपनी कार बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को। सर कितने की ये कार है? ये कार है ₹5 लाख की। मिस्टर ए अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना किसे चाह रहे हैं? मिस्टर बी को। अब जब आप 5 लाख रुपए में अपनी कार मिस्टर बी को बेचना चाह रहे हैं, तो सर कुछ चीजें मिस्टर ए को मिल रही होंगी और कुछ चीजें मिस्टर बी को मिल रही होंगी इस ट्रांजैक्शन के अंदर। अब सवाल यह है कि मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? पैसे। और मिस्टर बी को क्या मिल रहा है? कार। जो चीज जिस शख्स को मिल रही होती है वो चीज उस शख्स के लिए कंसिडरेशन होती है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, कंसिडरेशन फॉर मिस्टर ए। मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? पैसे। तो मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? अमाउंट। और कंसिडरेशन फॉर मिस्टर बी क्या है? उसे क्या मिल रहा है? कार। जिस शख्स को जो चीज मिल रही होती है वो चीज उस शख्स के लिए क्या होती है? कंसिडरेशन। ओके जी। अब यार मिस्टर ए को जो चीज मिल रही है वो किसके लिए कंसिडरेशन है? ए के लिए। और जो चीज मिस्टर बी को मिल रही है वो कंसिडरेशन फॉर बी है। यार क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर क्या ये कंसिडरेशन जो है वो गुड्स अगेंस्ट मनी हो सकती है? कि एक को गुड्स मिल रहे हो दूसरे को पैसा मिल रहा हो, क्या ये कंसिडरेशन वैलिड होगी? बिल्कुल वैलिड है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर ये गुड्स अगेंस्ट गुड्स हो, चीजों के बदले में चीजें, यानी मैं आपको मोबाइल फोन डिलीवर कर दूं और आप उसके बदले में मुझे गोल्ड डिलीवर कर दें? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगी? ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगी। क्या सर ऐसा हो सकता है? गुड्स अगेंस्ट सर्विसेज, मैं आपको कोई गुड्स डिलीवर कर दूं, आप उसके बदले में मुझे कोई सर्विसेज दे दें, क्या सर ऐसा हो सकता है? मनी अगेंस्ट मनी, पैसे के बदले में पैसा, यस और नो? फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज, तो ये भी क्या है? ये भी एक्चुअली एक वैलिड कंसिडरेशन है। या फिर सर्विसेज अगेंस्ट मनी, सर ये भी क्या है? सर क्या सिर्फ गुड्स हो सकते हैं या सर्विसेज भी हो सकती हैं? सर्विसेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन में, यस और नो? लेकिन अपने पास सर कंसिडरेशन को लैटिन लैंग्वेज में कहते क्या है? कंसिडरेशन को लैटिन लैंग्वेज में लिखते जाएंगे आप लोग। कंसिडरेशन को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं क्विड प्रो क्यो। क्या कहते हैं? हाँ, मुंह को टेढ़ा कर करके बोलो थोड़ा। हाँ, क्विड प्रो क्यो, सही है? तो आवाज सही निकलेगी। मुंह घुमाओ, पहले गोल करो मुंह को। हाँ शाबाश, अब बोलो क्विड प्रो क्यो। समझे? अब ये आपको पता लग जाएगा।
तो ये लैटिन लैंग्वेज में किसे कह रहे हैं? कंसिडरेशन को। सर ये आप क्यों बता रहे हो? अगर एग्जामिनर आपसे एक नंबर के एमसीक्यूज में बोल दे, आपको 4-5 अजीब से लैटिन नाम दे दे और बोले बताओ कंसिडरेशन को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, तो आप सिक्योर कर सकेंगे 1 मार्क। ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या है? दैट इज समथिंग अगेंस्ट समथिंग। कम ऑन बोलो यार, समथिंग अगेंस्ट समथिंग। किसी चीज के बदले में कोई चीज देना या कोई चीज लेना, उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। जो चीज आपको मिल रही वो आपके लिए कंसिडरेशन, और जो चीज मुझे मिल रही वो मेरे लिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन गुड्स में भी हो सकती है, यस और नो? सर्विसेज में भी हो सकती है। कंसिडरेशन गुड्स के अगेंस्ट में, सर्विसेज के अगेंस्ट में, पैसा, कुछ भी हो सकता है। गॉट माय पॉइंट? आगे सुनिएगा। अब सर, अब यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ये स्टेटमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट में बार बार दिखेगा, और वो क्या है? नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, उस वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बन नहीं सकता, यानी कि वो एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा, यानी वो कुछ भी नहीं बनेगा। तो कंसिडरेशन क्या है? जरूरी है किस चीज के लिए? आगे कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। क्योंकि जब एग्रीमेंट बन जाएगा तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा? इसके बाद का स्टेप होगा, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बन नहीं सकता। यस और नो? फिर आप अपने पास लिखेंगे, लिखते जा रहे हैं ना? शाबाश, सब कुछ समझ आ रहा है ना? स्पीड में नहीं जा रहे हैं, सुकून सुकून से पढ़ रहे हैं आप, ताकि समझ सको चीजें। कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा ही है। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा, सर अगली मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, इसे हम कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। अब सर कोई भी बंदा आपसे कंसिडरेशन मांग कब सकता है? अब मैं आपको वो एसेंशियल्स बता रहा हूं। कंसिडरेशन वैलिड कब होगी? क्या कहा मैंने? कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कब होगी? सर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर कंसिडरेशन जो है वो क्या हो जाएगी? वैलिड। सही है भाई। ये निकल जाएगी पिन। हेलो, किसके नीचे? कहाँ के नीचे? इसको यूं दबा के रखना पड़ेगा। अच्छा, हेलो हेलो, अब सही है? आवाज आ रही है? खाना खा लिया है? हैं? अब आ रही है? पहले भी आ रही थी? हाँ, आपके सर में तकलीफ है? पैनाडोल पी लो ना, मैं आपका केयर करता हूँ। चलो, हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज मेरी बुरी नहीं लगनी चाहिए। हाँ यार, इसी से आपको पेपर निकालना है यार, ऐसे नहीं करो। हेलो, अब सही है? सही है, सही है, सही है। हेलो हेलो हेलो, इससे अच्छा तो नहीं देते थे, इससे अच्छा तो नहीं देते आप ये मुझे। हाँ, ये मेहंदी देखो, जेंजी फैशन चल रहा है ना, पता है ना आप लोगों को? मेहंदी लगा रहे हैं आजकल के लड़के, मेहंदियां लगा रहे हैं, बोले फैशन चल रहा है यार, है? हाँ यार, ये देखो। चलो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, हाँ या ना? अब सर एसेंशियल्स का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या मतलब है एसेंशियल्स का? कंपल्सरी, जरूरी। किस चीज के लिए क्या चीज जरूरी है? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं?
सर किस तरह की चीजें? वो चीजें जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हो, हम उन चीजों की बात कर रहे हैं। एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या कहा मैंने? एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? यस और नो? अब सबसे पहली चीज लिखने जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिजायर ऑफ प्रोमिसर। क्या कहते हैं भाई? डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सर डिजायर का क्या मतलब होता है? डिजायर का मतलब होता है ख्वाहिश करना। डिजायर का क्या मतलब है? ख्वाहिश करना। सर ख्वाहिश किस बात की करना और कौन करे? कोई भी चीज देने या लेने की जो ख्वाहिश है वो हमेशा कौन कर रहा होगा? प्रोमिसर। जिस बंदे ने वादा करना है वो बंदा हमेशा क्या कर रहा होगा? वो शख्स हमेशा ख्वाहिश करेगा। जैसे कि फर्ज कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा, मिस्टर ए ने बी से कहा आप मुझे वेजिटेबल्स डिलीवर कर देंगे 8 PM पर। ये कौन कह रहा है? ए कह रहे हैं। किसे? मिस्टर बी को। कितने के? 5,000 रुपए के। अब आप अगर देखें सर, यहां पर डिजायर कौन कर रहा है? मिस्टर ए डिजायर कर रहा है किससे? मिस्टर बी से। अगर ये डिजायर करेगा नहीं तो ये कभी इसे डिलीवर करेगा नहीं। मेरा आपसे सवाल यह है, क्या मिस्टर बी, प्लीज मेक श्योर करें आप मुझे सुन रहे हैं, क्या मिस्टर बी 5,000 रुपए डिमांड कर सकता है या नहीं कर सकता? क्यों कर सकता है? क्योंकि सर प्रोमिसर ने यहां पर डिजायर की है, प्रोमिसर ने यहां पर वेजिटेबल्स की ख्वाहिश की है। जब भी कभी आप किसी चीज की ख्वाहिश करेंगे तो सामने वाला प्रोमिसी आपसे उसके बदले में क्या कर सकता है? डिमांड कर सकता है, आपसे डिजायर कर सकता है। किस बात की डिजायर? कंसिडरेशन की। यस और नो? किस बात की डिजायर कर सकता है? कंसिडरेशन की डिजायर कर सकता है। गॉट माय पॉइंट? लेकिन अपने पास एक आपसे सवाल पूछूं, सर प्रोमिसर कौन होता है? जो वादा कर रहा होता है। और प्रोमिसी कौन होता है? जिससे वादा किया जाता है। सर यहां पर प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है? मिस्टर बी कौन है? एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक बंदा प्रोमिसर भी होता है और प्रोमिसी भी होता है। रिपीट, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर एक बंदा प्रोमिसर भी होता है और वही बंदा, दूसरा बंदा प्रोमिसी होता है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो ए ने क्या वादा किया है? मैं आपको क्या डिलीवर करूंगा? 5,000 रुपए। तो इसका मतलब ये किस बात के लिए प्रोमिसर है? 5,000 देने के लिए। किससे? मिस्टर बी, एंड दैट इज प्रोमिसी। और इसने किस बात का वादा किया है? कि मेरे भाई तू फिक्र ना कर, तुझे मैं क्या करूंगा? वेजिटेबल्स डिलीवर करूंगा। तो अब प्रोमिसर कौन हुआ? अब वादा करने वाला कौन हुआ? मिस्टर बी। किससे वादा कर रहा है? ए से। तो ए कौन हुआ? प्रोमिसी। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज प्रोमिसर और प्रोमिसीज होती हैं। यस और नो? बात समझ आ रही है या नहीं? क्योंकि दोनों पार्टी कुछ ना कुछ करने का वादा कर रही हैं। यस और नो? लिखो शाबाश। दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ करने का वादा कर रही हैं। ए वादा यहां पे किस बात का कर रहा है? कि आप मुझे वेजिटेबल्स भिजवाएंगे तो मैं आपको उसके बदले में 5,000 रुपए भिजवाऊंगा। ये मेरा वादा है। मेरा मतलब ए का वादा है। ये कौन कह रहा है? मिस्टर ए। किससे कह रहा है? मिस्टर बी से, जो कि प्रोमिसी है। तो सर कंसिडरेशन क्या है?
जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए कंसिडरेशन, और जो बी को मिल रहा है वो, अब बताएं बी को क्या मिल रहा है, 5,000 रुपए, तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुई, 5,000 रुपए। और ए को क्या मिल रहा है, वेजिटेबल्स, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हुई, वेजिटेबल। अब आपको कंसिडरेशन समझ आ गया है कि कंसिडरेशन क्या होती है। अब सर हुआ ऐसा, सही है भाई, ये कौन सा तरीका है इसको ऐसे देखने का, मतलब तूने पहले पेन फेंका, इसको बोला जानी यार, सही बच्चे नहीं, ऐसे करोगे तुम लोग सीए। चलें, अब हुआ क्या, यहां पर अगर आप देखें सर, अगर प्रॉमिसर किसी बात की डिजायर ना करे, क्या अब हम उससे कंसिडरेशन मांग सकते हैं, नहीं। फर्ज कर लेते हैं आपने किसी बंदे से कुछ मांगा नहीं और वो शख्स आपको कुछ डिलीवर कर दे, तो क्या वो आपसे उसके बदले में कोई कंसिडरेशन मांग सकता है, नहीं। आपके नेबरहुड में नए नए कोई नेबर्स आ गए, उन्होंने आपके घर पे नॉक किया और आपको बेहतरीन किस्म का खाना बना के भिजवाया। भिजवाने के अब जाहिर है आपने थैंक यू बोला, और थैंक यू बोलने के बाद आपने बोला ओके, दरवाजा बंद। अब आधा घंटा नहीं हुआ तो इनके घर से एक आपको बिल रिसीव हुआ 1230 रुपए का। आपने नॉक किया, बोला भाई ये 1230 रुपए का बिल, खैरियत? बोला सर वो आपके घर पे खाना भिजवाया था ना, उसका बिल है। अब आपसे मेरा सवाल, क्या मुझे उसे पैसे देने हैं या नहीं देने? देने या नहीं? नहीं देने। क्यों? हमने डिजायर की ही नहीं थी, तो आप उसके बदले में हमसे कंसिडरेशन मांग नहीं सकते। बात समझ आ रही है या नहीं भैया? एक हॉस्पिटल में सबके सब बैठे हुए हैं ऐसे ही, आपने देखा होगा ना, कहीं भी फुटपाथ बना हो वहां पे हॉस्पिटल के पास लोग बैठे हुए होते हैं, कुछ लोग मिलने आए हुए होते हैं। अब एक बंदा आया, यूं सबको बिरयानी की शॉपर दे रहा है, अब ये सबको बांट दी। फिर एक दूसरा बंदा आया, बोला 100 रुपए 100 रुपए। अब क्यों नहीं भाई, क्या चल रहा है ये? हमने बोला था कि हमारे को बिरयानी खानी है, नहीं तो क्या आप हमसे पैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी डिजायर नहीं थी। जब तक हमारी डिजायर नहीं होगी तब तक आप हमसे कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। ये लिखना जरूरी है। सर क्या वो बिरयानी वापस ले सकता है? भैया ले ले, लेकिन अगर हमने खा ली तो हमसे पैसे नहीं ले सकता। हाँ, हमने किसी और को आगे सब रेंट कर दी, सब ट्रांसफर कर दी, सब लीज कर दी, अब भी कुछ नहीं हो सकता। बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, लिखेंगे आप हर हर बात, लिखना जरूरी है। जानी इसकी शक्ल पे कुछ नहीं है, इसकी नजरों में भी कुछ नहीं लिखा। ठीक है, माना मैं इससे किसकी तरह खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन फिर भी तू देख तो कम से कम। अच्छा जी, डिजायर ऑफ प्रॉमिसर हमें पता लग गया, यस और नो? अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अब सर ये प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन है क्या, जरा समझते हैं। प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन समझना है। अब मुझे आप एक बात बताएं, मैंने आपसे कहा
आप ये वाला काम कर देंगे? आपने कहा कर देंगे। अब वो काम आप करेंगे या आपके बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है? सवाल, क्या वो काम आप करेंगे मेरे लिए या आपके बिहाफ पर आप किसी और से वो काम भी करवा सकते हैं? अब जरा समझते हैं बात। मैंने आपसे कहा कि भैया आप मुझे नगेट्स डिलीवर करवा दें मेरे घर पर। मैंने आपसे कहा, आप एक रेस्टोरेंट है, फर्ज कर लेते हैं रेस्टोरेंट का नाम केनेस। अब हमें तो यही याद रहेगा ना भाई, हाँ, क्योंकि हमें तो यहां से मिल रहा है ना। तो अब फर्ज कर लेते हैं कि भैया अब हुआ ऐसा कि हमने KNS को, यही है ना, KNS को हमने नगेट्स का ऑर्डर दिया। अब KNS खुद तो नहीं आ सकता, KNS खुद तो नहीं आ सकता, तो कौन आएगा? इसके बिहाफ पर इसका कोई एम्प्लॉय डिलीवर करने आएगा, यस और नो? या वहीं पर एक बंदे हैं, उनका नाम है, और वो वहां के डायरेक्टर या हेड भी हैं, और उनका नाम फर्ज कर लेते हैं बाकर। ठीक है, अब बाकर से हमने कहा कि बाकर आप हमें ये डिलीवर करवा देना 8 बजे रात को, हमारे घर में दावत है। बाकर ने क्या कहा? जी सर, आपको टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। अब बाकर भैया खुद नहीं आए, बाकर भैया ने भिजवाया जिशान भैया को। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या सर मुझे एक्सेप्ट करके उनको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? देने चाहिए, क्योंकि मुझे किससे मतलब था? बाकर के हाथों से नहीं, नगेट से। तो मुझे या तो वो नगेट्स कौन भिजवाए? बाकर। या कौन भिजवाए? बाकर के बिहाफ पर उसका एजेंट भिजवाए। मुझे किससे मतलब होगा? मुझे मतलब होगा उस नगेट से, मुझे काम से मतलब होना चाहिए। तो अब यहां पे देखें, या तो वो काम आपके लिए कौन करे? प्रोमिजी। या फिर कौन करे? प्रोमिजी के बिहाफ पर उसका एजेंट आपके लिए वो काम परफॉर्म करे। तो वो काम की कंसिडरेशन प्रोमिसर के ऊपर लागू होगी, इंपोज्ड होगी। नहीं समझे? क्या मैं बाकर को मना कर सकता हूं, बाकर मैं तुम्हें पैसे नहीं भिजवाऊंगा? बाकर पूछे क्यों नहीं भिजवाओगे? मैंने कहा बाकर मैंने तुमसे कहा था कि तुम डिलीवर करोगे। डिलीवर किसने किया? हाँ, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ बाकर के हाथों से परफॉर्म होगा, इसके अलावा किसी और के हाथों से हम ये फूल नगेट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप कौन डिलीवर करेगा? बाकर। आई बात समझ? यस और नो? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फर्ज कर लें केनेस ने आपसे कहा आपको बिजनेस लॉ एंड डायनेमिक्स, बिजनेस लॉ डायनेमिक्स कौन पढ़ाएगा? सुआले सोरठिया। अब अगर अब कोई और बंदा पढ़ा ले, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? आप क्यों अच्छा नहीं लग रहा? भैया ये बोले कि वो भी हमारा एजेंट है, ये भी हमारा एजेंट है। आप क्या बोलेंगे? सर स्पेसिफिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपसे जो हुआ वो किस बंदे के लिए हुआ? अब आई बात समझ? यस और नो? तो इसे हम कहते हैं कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करे? ईदर परफॉर्म बाय प्रोमिसी, ईदर हेलो ईदर परफॉर्म बाय प्रोमिसी और एजेंट ऑफ प्रोमिसी, और ऑन डेथ ऑफ प्रोमिसी। अगर सर प्रोमिसी की डेथ हो गई तो अब कौन परफॉर्म करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोमिसी। फिर कौन परफॉर्म करेगा? बात समझ आई या नहीं? लेकिन अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है
कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसी। तो फिर कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसी। आई बात समझ? तो हमें किससे मतलब होना चाहिए? काम से। मैंने आपसे कहा कि यार मैं आपको कार अपनी भिजवा दूंगा, अब आपका मतलब कार से है या मुझसे? कार से। तो अब मैं भिजवाऊं या मेरे बिहाफ पर मेरा भाई आपको वो कार भिजवा दे, आपका मतलब क्या है? कार। हाँ जाने। आपने बोला है कि बाकर जो होंगे वो उसमें प्रॉमिसी होंगे, लेकिन आप तो बाकर से बोल रहे हैं ना, तो वो प्रॉमिसर होंगे कि मैं आपको नगेट्स भिजवाऊंगा। नहीं। अरे जानी, मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं क्योंकि प्रॉमिसर प्रॉमिसी के चक्कर से मैंने अब आपको निकाल दिया कि एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टीज प्रॉमिसर भी होती है और प्रॉमिसी भी होती है। तो अब अगर मैंने आपको ऑर्डर दिया है तो मैं तो प्रॉमिसर हुआ, आप कौन हुए? प्रॉमिसी। अब वो काम प्रॉमिसी परफॉर्म करे या प्रॉमिसी के बिहाफ पर कोई परफॉर्म करे, मुझे किससे मतलब है? उस होने वाले काम से मुझे मतलब है। कल से, मंडे से लिख रहे हो ना? लिख ले बेटा, एक एक चीज लिख ले, एग्जाम्पल्स लिख ले, सब काम आएगा। नहीं? चलो अब यार भैया, कंसिडरेशन, हेलो, कंसिडरेशन गुड्स के अगेंस्ट में हो सकती है, सर्विसेज सर्विसेज के अगेंस्ट में पैसे हो सकते हैं। सर कंसिडरेशन को लैटिन लैंग्वेज में क्विड प्रो क्यों कहते हैं? यस और नो? सर कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसर की डिजायर पे वैलिड होगी, और कंसिडरेशन चाहे प्रॉमिसी काम करे चाहे प्रॉमिसी के बिहाफ पर कोई बंदा काम करे, कंसिडरेशन आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते? लेकिन अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए परफॉर्म करेंगे, और अगर किसी और ने परफॉर्म कर दिया, क्या कंसिडरेशन वैलिड होगी? नहीं। बात समझ आई कि नहीं? यस और नो? अब यार तीसरी बात, ये बात हमने पहली क्लास में की थी, एक्ट और एब्स्टिनेंस। एक्ट और एब्स्टिनेंस, सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कंसिडरेशन किसी काम के करने की भी हो सकती है और कंसिडरेशन किसी काम से रोकने की भी हो सकती है, हाँ या ना? जिस तरह ऑफर किसी काम के करने की होती थी और किसी काम से रोकने की होती थी, उसी तरह कंसिडरेशन भी किसी एक्ट के परफॉर्म करने की और किसी एक्ट से रोकने की हो सकती है। सर कोई एग्जाम्पल बता दें। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कार डिलीवर करूंगा, अगर मैं आपको कार डिलीवर करूंगा पैसे देने होंगे या नहीं देने होंगे? देने होंगे। किसी काम को करने की कंसिडरेशन होती है, यस और नो? सर किसी काम से रोकने की कंसिडरेशन भी होती है। आप अगर मुझ पे केस नहीं करेंगे मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, किसी काम से रोकने की कंसिडरेशन वैलिड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लिखते जाएंगे। नहीं है? अबे रिश्वत नहीं है ना, मतलब ये नहीं जिंदगी भर तुम अब मुझ पे केस नहीं करना। केस करना आपका राइट है, लेकिन हम आपसे कुछ टाइम पीरियड मांग रहे हैं कि कुछ टाइम दे दो, 2 महीने और दे दो, इसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे। हम नहीं कहते भैया कोई वार्निंग वाला सेशन तो कर लो यार। सेटलमेंट हुई गया अभी, वो वाली सेटलमेंट मतलब फुल हटा दो। नहीं नहीं, ये नहीं बेटा, ये सारे लॉ यहाँ पे
इंप्लीमेंट नहीं करना, जितने तुझे पता है ना वो यहां नहीं करना। हाँ भाई, कंसिडरेशन कौन कौन सी हो सकती है? कंसिडरेशन कौन कौन सी हो सकती है? चल ही नहीं रहा, ये कब से चल नहीं रहा क्या? कहाँ चल रहा है? अरे ये मेरी आवाज से चल रहा है भाई। हाँ, कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। तो यहां पे लिखना शुरू करते हैं। सर कंसिडरेशन कौन कौन सी है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सर पहले आपको बताते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन के बारे में। प्रेजेंट कंसिडरेशन हम किसे कहते हैं? प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी कंसिडरेशन जो ऑन दी स्पॉट हो रही हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। ऐसी कंसिडरेशन जो इमीडिएटली हो रही हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंसिडरेशन। ऐसी कंसिडरेशन जो मैगी की तरह इंस्टेंट हो वो कौन सी कंसिडरेशन होती है? प्रेजेंट कंसिडरेशन। सर ये वो कंसिडरेशन है जिसको आसान अल्फाज में हम कैश सेल्स भी कहते हैं, हाँ या ना? जरा सोचें कैसे। कैश सेल्स में क्या होता है? आप चीजें देते हैं और उसके बदले में कैश रिसीव कर लेते हैं। यस और नो? लिखिएगा, शाबाश। तो ऐसी कंसिडरेशन कौन सी कहलाती है? आपकी प्रेजेंट कंसिडरेशन कहलाती है। सर लिखते जाइएगा। देखें आई कैप की बुक के अंदर एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स नहीं लिखी हुई। तो आपने एग्जाम्पल लिखनी है हमारे साथ साथ। सर फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है? ऐसी कंसिडरेशन, तेरे बाल बनाने के चक्कर में मैं चुप गया, देख वो वहां पे कैमरे के पास ले जाके हैं। अच्छा सही है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं कर, चलने दो इसको। क्यों आवाम खूबसूरती से महरूम रहे। चलो अब लिखें भैया, फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है? फ्यूचर कंसिडरेशन एक ऐसी कंसिडरेशन होती है जो कब होगी? फ्यूचर में, आज के लिए नहीं है। वो कब के लिए है? फ्यूचर के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भैया मैं आपको अपने बागात में से कुछ फल डिलीवर करवा दूंगा। अब अगर बागात में अब तक फल लगे नहीं है, मतलब फल ग्रो हुए नहीं है प्रॉपर्ली, तो भिजवा तो नहीं सकता। इसका मतलब मैं आपको कब भिजवाऊंगा? फ्यूचर में, जब वो ग्रो हो जाएंगे। और आप मुझे पैसे कब भिजवाएंगे? वो भी फ्यूचर में। तो सर पार्टीज की तरफ से कंसिडरेशन मूव कब हो रही होगी? फ्यूचर में मूव हो रही होगी। ऐसी कंसिडरेशन को हम कहते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। यस और नो? देख रहे हो ना? फिर सर हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्ली का जो भी बच्चा होगा वो आप मुझे बेच देना। क्या बिल्ली का बच्चा हो गया? तुम्हें कैसे पता? तो भैया जब वो भी ये बिल्ली का बच्चा होगा आप हमें बेच देना। तो अभी बच्चा वो वाला हुआ नहीं है, जब होगा तो आप हमें वो बच्चा डिलीवर करेंगे, हम आपको पैसे डिलीवर कर देंगे। बात समझ आ गई? लिख लें अपने पास। ऐसी कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं?
ऐसी कंसिडरेशन को हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? हाँ भाई पूछ ले। नहीं पूछ है, एक मिनट ना, ये भाई को पूछना है कुछ। कुछ माइक में पूछिए। नहीं पूछना। हाँ पूछ। गंदा सवाल नहीं होना चाहिए। मैं हाँ। अच्छा जी भाई। सही तो बैठ। हाँ सर अगर मैं कोई चीज मुझे कोई भाई बेच रहा है, इनके सवाल। सर अगर मुझे कोई चीज बेच रहा है क्रेडिट पे, तो मेरे पास तो गुड्स आ गए, लेकिन अभी पेमेंट उसकी रहती है, तो ये फ्यूचर में अभी अगली बार मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि आपके इंशाल्लाह दिल दिमाग में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा अगर आपने तरीके से बातें सुन ली हैं तो, क्योंकि वो सारी बातें मैंने आपको किसी ना किसी तरीके से बता ही देनी है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे पास अगर कोई नॉलेज है तो वो कबर में लेके जाने की थोड़ी है, यहीं पे देनी है ना? क्योंकि वहां पे ये वाली नॉलेज का हिसाब डिफरेंट है कि तेरे पे नॉलेज थी तो बांटी क्यों नहीं, कंजूसी क्यों की। हाँ तो मैंने आपको सब बता के ही जाना है। तो आपके दिल दिमाग में जितने भी सवाल है ना वो मुझे पता है। पूछे क्यों? क्योंकि मैं भी तो कभी यहीं पे होता था, समझा? सांस भी तो बहुत ही, समझे ना, इस वजह से। चलो अब यहां देखते हैं। तो हमें क्या पता लगा? प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? ऐसी कंसिडरेशन जो ऑन दी स्पॉट हो रही हो दोनों पार्टीज की तरफ से। फ्यूचर कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन कब मूव होगी? फ्यूचर में। और सर एक है, इसे हम कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। भैया क्या कहते हैं? पास्ट कंसिडरेशन कौन सी होती है? ऐसी कंसिडरेशन जो आपने पास्ट में कोई काम किया हो उसकी कंसिडरेशन आज आपको मिलती है, उसे हम कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन क्या है? ऐसी कंसिडरेशन जो आपने पास्ट में कोई कंसिडरेशन वन साइडेड हो गई हो और अदर साइड कंसिडरेशन कब मूव होगी? अब। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। सर बेस्ट एग्जांपल क्या है इसकी? सैलरीड पर्सन। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? सैलरीड पर्सन। सर क्यों? क्योंकि वो अपनी सर्विसेज कब देता है? पास्ट में। और उसको पैसे कब मिलते हैं? अब। तो ये कंसिडरेशन कौन सी कहलाती है? यही सवाल था ना, बस। पास्ट कंसिडरेशन, यस और नो? तो हमें क्या पता लगा? अब तक हमें कोई 6 बातें पता लगी हैं। हाँ या ना? कितनी बातें? हेलो, कितनी बातें? 6 बातें। कौन सी बात पहली? डिजायर ऑफ प्रोमिजर। हमेशा किसकी डिजायर होगी? प्रोमिजर की डिजायर होगी। डिजायर ऑफ प्रोमिजर। दूसरा, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, या वो काम कौन करे? प्रोमिजी, या प्रोमिजी किसी से वो काम अपने बिहाफ पर करवा दे, और वो बंदा कौन कहलाता है? एजेंट ऑफ प्रोमिजी। और अगर प्रोमिजी मर गया तो फिर कौन परफॉर्म करेगा? बोलना। हाँ, कौन परफॉर्म करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिस। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ आप परफॉर्म करेंगे, तो कौन परफॉर्म करेगा? सिर्फ आप, उसके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर हमने कहा आप परफॉर्म करेंगे और आप परफॉर्म ना करें, क्या आप कंसिडरेशन मांग सकते हैं? नहीं। सर कंसिडरेशन किसी काम के करने की भी होती है, किसी काम से। सर कंसिडरेशन प्रेजेंट की भी होती है, फ्यूचर की भी होती है, और पास्ट की भी हो सकती है। यस और नो? फिर आप अपने पास लिखेंगे, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी inadequate. Consideration need not to be inadequate.
कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एन एडिक्वेट। क्या मतलब है एडिक्वेट? मतलब एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, एडिक्वेट मतलब मुनासिब। एडिक्वेट का क्या मतलब होता है? मुनासिब। एडिक्वेट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। एडिक्वेट का मतलब होता है रीजनेबल। जवानों लिख लो, लिख लो। एडिक्वेट का क्या मतलब है? मुनासिब। एडिक्वेट का मतलब है रीजनेबल। एडिक्वेट का मतलब है मार्केट वैल्यू। इतनी सी बात पढ़ो, नॉट एन एडिक्वेट। मुनासिब होना जरूरी नहीं है ना। अब पढ़ो, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एन एडिक्वेट। कंसिडरेशन का जवान क्या है? यहां देख, कंसिडरेशन का मुनासिब होना जरूरी। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है। ये सुनो सर, यानी कि क्या कंसिडरेशन ज्यादा हो सकती है मार्केट वैल्यू से? हाँ या ना? क्या कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू से कम हो सकती है? हो सकती है। क्या कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू के बराबर हो सकती है? अब मेरे कुछ सवालात आपसे यहां पे देखेंगे आप लोग। मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार बेचना चाहते हैं 5 लाख रुपए में, और जो कार की मार्केट वैल्यू है वो है 50 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू कितने की है कार की? लेकिन ए बी को कितने की बेचना चाहते हैं? 5 लाख रुपए की है। पूछो पूछो। सब है। अब कोई चोरी वोरी की नहीं है भाई। वैल्यू जब बोलो, मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए की है। अब मैं आपको बताऊं एग्जामिनर क्या करता है। एग्जामिनर आपको इतनी सिंपल सी एक सिनेरियो या केस देता है, आप क्या करते हैं? इतना सिंपल नहीं हो सकता, नहीं, मुश्किल बनाओ। वो मुश्किल बनाने के चक्कर में आप अपने ऊपर मुश्किल डालते हैं। और यहां क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू 50 लाख। तो फिर आपको ये एज बी एज्यूम्ड कि ये वाली कार चोरी की है, ये एज्यूम्ड कि हमने एज्यूम कर लिया है ये वाली कार में इंजन नहीं है। यार मतलब मैं आपको समझा क्या रहा हूं, इंसान आई कैप में फेल होने का चांस खुद क्रिएट करता है। सर क्या एग्जामिनर आपको फेल करना चाहता है? नो। सर क्या आप कसम खा सकते हैं इस बात पे? हाँ, कसम खा सकता हूं कि एग्जामिनर आपको फेल नहीं करना चाहता। पूछे क्यों? अब क्यूरियोसिटी हो रही है ना, पढ़ो। यहां देखो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दो, बस ये वाले सवाल में पूछना है क्यों भाई। इसलिए तुम्हें फेल नहीं करना चाहता वो, क्योंकि वो अगर तुम्हें फेल करना चाहता तुम्हें कभी पास पेपर्स ना देता। वो अगर तुम्हें फेल करना चाहता वो तुम्हें एग्जामिनर्स कमेंट ना बताता। वो अगर तुम्हें फेल करना चाहता तो तुम्हें पोर्शन ना बताता, किस पोर्शन से कितने कितने मार्क्स आएंगे। वो अगर आपको फेल करना चाहता तो आपको पहले से एग्जाम की डेट्स और रिजल्ट्स की डेट्स ना बताता। वो आपको अपनी पूरी पास्ट प्रैक्टिस बता देता है कि हम इस तरह से सवाल पूछते हैं, हमारे सवाल इस तरह से कुछ रिपीटेड होते हैं, ये हमारा फेवरेट एरिया है। कैसे पता लगता है? 10 साल के पास पेपर देख लोगे, पता लग जाएगा एग्जामिनर का फेवरेट एरिया कौन सा है।
तो इसका मतलब वो क्यों बता रहा है, तुम्हें पास करना चाहता है। अब आप क्या चाहते हैं, बोलो नहीं नहीं पास नहीं भाई, मुश्किल है। अब आपको खुद ही नहीं करना तो आप क्या करें यार, वरना एग्जामिनर लिटरली आपको पास करना चाहता है, फेल नहीं करना चाहता। सही बता रहा हूं। पेपर आपका जितना भी हम पढ़ेंगे ना, जितना हम पढ़ेंगे, आपको लगेगा सर पेपर आसान आया था, आपने मुश्किल पढ़ाया। क्योंकि एग्जामिनर, हम इसको मुश्किल समझ रहे हैं, एग्जामिनर क्या बोल रहा है, मैं इतना मुश्किल नहीं हूं बस। आप क्यूट है ना। वो कौन है, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी है एक्चुअली एग्जामिनर। यहां देखो भैया, अब समझ, अब कभी भी एग्जामिनर के बारे में कुछ भी बुरा भला, सेंसिटिव है यार, रो पड़ता है, हाँ बुरा लग जाएगा ना उसको। ए भैया ने बी भैया को बोला मैं आपको कार बेचना चाहता हूं, कितने की, 5 लाख रुपए की, जबकि कार की एक्चुअल वैल्यू कितने की है, 50 लाख रुपए की। अब मुझे आप एक बात बताएं, सर क्या मिस्टर ए 5 लाख रुपए अगर इसे दे दें, या ये वैलिड कंसिडरेशन है या नहीं है या नहीं है। सर लेकिन मार्केट वैल्यू से जो बहुत कम है, इससे कोई फर्क पड़ता है, आप क्या बोलेंगे, फर्क नहीं पड़ता। कैसे पता लगा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंसिडरेशन एडिक्वेट होना ये जरूरी, समझ आ रही है बात। अब जरा सुनो, ये क्या है, अब क्या बता रहा हूं, केस 2 में क्या है, सरकार जो है वो बेचना चाहता है इसको 80 लाख रुपए की, जबकि कार की मार्केट वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है, बेचना कितने की चाह रहा है, 80 लाख रुपए की। सर मिस्टर बी खरीदने को तैयार है, कितने पैसे दे दिए, 80 लाख रुपए। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, सर क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है या नहीं है। कैसे पता लगा, क्योंकि कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू के मुताबिक होना ये जरूरी नहीं है। लेकिन लॉ ने एक चीज बोली लेकिन करके, और वो क्या, कि सर यहां पर ए ने बी को कार बेची 5 लाख की रुपए की, केस 1। ए ने बी को 5 लाख की कार बेची, केस 1। आप मुझे एक बात बताएं, गलत किसके साथ हो रहा है, ए के साथ, बी के साथ, ए के साथ। तो एग्जाम, वो कानून क्या कहता है, यार इस बंदे की सिर्फ फ्री कंसेंट चेक कर लो, हैं, क्या चेक कर लो, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, सर इस बंदे की रजामंदी चेक कर लो कि इस बंदे की रजामंदी आजादाना है या नहीं है। कहीं जबरदस्ती तो इस बंदे से गन पॉइंट के ऊपर 5 लाख रुपए में ये कार नहीं ली जा रही, यस और नो, हो सकता है ना। तो सिर्फ इतनी सी बात कहता है, तो हम क्या बताएंगे कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन देखना क्या पड़ेगा कि बंदे की कंसेंट क्या हो, फ्री। केस 2 में बताओ किसकी कंसेंट फ्री चेक करेंगे, बी की फ्री कंसेंट चेक कर लेंगे, एफसी फ्री कंसेंट, समझे कि नहीं। एक बात बताऊं, सर ए बी को कार बेच रहा है 50 लाख वाली 2 लाख रुपए में, क्या बेच सकता है, हाँ। ए बी को 500 रुपए में कार बेच रहा है 50 लाख वाली, ए 5 रुपए में बेच रहा है, बेच सकता है कि नहीं, बेच सकता है। आपने कोई उल्लड़बाजियां नहीं करनी, उसने बोला बेच सकता है, आप बोलो बेच सकता है, लेकिन बस आप जितना मुश्किल बनाओगे अपने लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, तो आपने बनानी ही नहीं। अगर एग्जामिनर बोले अगर भैया इतनी सी चीनी चटवा दो ना, कार दे देंगे तुम्हें, क्या करें, चटवा दो कार दे देंगे। तो इसका मतलब भैया ये भी हो सकता है, लिखो शाबाश, मीठा मुंह ना, मीठा मुंह नहीं, मुंह मीठा।
आजकल मीठा मीठा सेट नहीं हो रहा ना, मीठे लोग भी बढ़ गए हैं। और जब केस कोर्ट में जाएगा तो फिर जज देखता है कि यहां पर पार्टी की कंसेंट फ्री है या नहीं है। जरा समझते हैं बात। अभी तो इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो गई, फ्री कंसेंट का पूरा टॉपिक है वैसे आपके पास, लेकिन मैं फिर भी ना एक नमक की तरह छिड़काव कर देता हूं। हुआ ऐसा कि आपकी अगर रजामंदी शामिल नहीं है, ट्रांजैक्शन तो हो गई, अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपने कोर्ट में जब केस किया तो अब ये जज डिसाइड करेगा बहुत सारे नंबर ऑफ एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए कि यहां पर इस बंदे की कंसेंट फ्री है या नहीं है। आई बात समझ? ये जज डिसाइड करेगा, ये आपको मुझे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। सर एग्जाम में हमें बताना पड़ेगा कि यहां पे कंसेंट फ्री है या नहीं है। हाँ, अगर वो फ्री कंसेंट का सवाल पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो सर हम कैसे बताएंगे, हम तो जज नहीं है। लेकिन वो आपको बताएगा खुद कि इसके बच्चे को किडनैप कर लिया था, तो इसने 50 लाख की कार 5 लाख में बेची है। एविडेंस मिल गया आपको, आप उस हिसाब से बताएंगे। इससे ज्यादा का आपको सर पे जज कैसे फैसला कैसे करेगा। मैं अगर अबे भाई तुम्हें पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में, सही है ना? हाँ भाई, जैसे अगर मिस्टर ए जो है वो बी को पहले कह दे कि मैं तुम्हें दूंगा कार, सही है? क्या मैं तुम्हें कार दूंगा, ओके, और फिर वो मना कर दे, तो उसके बी के पास लीगल राइट रहेगा कि वो कोर्ट में जा सके? बिल्कुल बिल्कुल लीगल राइट है। अब मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने आपस में एग्री कर लिया, कंसिडरेशन डिसाइड हो गई, सब कुछ हो गया, अब आप अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपने ब्रीच किया, और ब्रीच करने वाले बंदे के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में इन्फोर्स्ड कर सकते हैं। याद आ रहा है पहली दूसरी क्लास में आपको ये सारे मोटे मोटे टर्म्स आपको बता दिए थे, समझे भाई या नहीं? ये क्या खा क्या पी रहा है भाई? इससे पहले कुछ खा भी रहा था ना, है ना? क्या खा रहा था? ये तुम लोग सही विटामिन के बिस्किट्स खा रहे हो बैठ के यार। बेटा सुबह से तो हम भी तो पढ़ते ही थे ना यार, हम लोगों को तो कोई पापड़ भी नहीं पूछता, पापड़ वो भी नहीं पूछता था। तुम लोग बिस्किट्स खाते हो यार, विटामिन के, और क्या चल रहा है ये देख अंदर। हाँ भाई समझे या नहीं? अब यार अपने पास लिखना भैया, कंसिडरेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉसिबल कंसिडरेशन। जवानों सुन रहे हो ना? कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, पॉसिबल कंसिडरेशन होनी चाहिए। सर पॉसिबल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? ऐसी कंसिडरेशन जो कि मुमकिन हो, ऐसी कंसिडरेशन जो कि, सर इम्पॉसिबल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन क्या नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल कंसिडरेशन नहीं हो सकती। अब सर इम्पॉसिबल कंसिडरेशन का क्या मतलब हुआ? इम्पॉसिबल कंसिडरेशन का मतलब हुआ ऐसी कंसिडरेशन जो किसी भी तरीके से मुमकिन ही ना हो। जैसे कि फर्ज कर लेते हैं, मैं आपसे कह दूं कि एक बंदा मर गया है और आप डॉक्टर हैं, और मैं आपसे कहूं भैया इस बंदे को जिंदा कर दो, 2 लाख रुपए दूंगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या सर ये कंसिडरेशन जो मेरी तरफ से आपको 2 लाख रुपए मिलने, ये तो पॉसिबल है? क्या जो आपकी तरफ से ये बंदा जिंदा करने वाली कंसिडरेशन है ये वैलिड है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं।
तो इसका मतलब कंसिडरेशन हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉसिबल होनी चाहिए। यस और नो? मैं अगर आपसे बोल दूं कि मैं समंदर में स्विमिंग करके एक किनारे से हाथ लगा के दूसरे पे आ सकता हूं, पॉसिबल है? समंदर का कोई किनारा ही नहीं है, है ना? कॉर्नर नहीं है ना भाई, कोई कहां आपका हाथ लगा के आ रहे हैं। मैं आपको बोलूं समंदर पे तैरूंगा नहीं, भागूंगा, आप क्या बोलेंगे? भैया पॉसिबल है या नहीं है? इम्पॉसिबल सी चीजें हैं। यस और नो? तो इसका मतलब चीजें क्या होनी चाहिए? पॉसिबल होंगी तो कंसिडरेशन वैलिड होगी, अदरवाइज कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी। लिखे शाबाश, शाबाश, जल्दी लिखो, जल्दी, ये अंग्राइयां बाद में लेना। सही है। इसके बाद फिर हमारे पास एक और कंसिडरेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं लीगल कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? लीगल। लीगल का क्या मतलब है? सर रिश्वत देकर अपनी जॉब लगवा लूं, मुझे क्या मिल रहा है? जॉब। आपको क्या मिल रहे हैं? रिश्वत के पैसे। इज दिस कंसिडरेशन वैलिड? नो। हाँ या ना? तो कंसिडरेशन क्या है? इलीगल। सर स्मगलिंग कर लूं, सही सीए कर रहे हो, हराम दिमाग पे चढ़ा हुआ है। सर स्मगलिंग करके पैसा कमा लूं, सिर्फ एक ही बंदे ने ना बोला, बाकी सबके दिल में हाँ है। हाँ है ना? सर स्मगलिंग करके पैसे नहीं कमा सकते यार, अगर आप कमाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? सर नॉन कस्टम पेड कार्स खरीदूं या बेचूं? नो। जानी इसको तो छोड़ना, क्या हो रहा है क्या नहीं। कहां पे? हमारे यहां तो नहीं है ना यार, हमें तो नहीं करना है ना। अबे भैया कानून आपको जिस चीज की इजाजत दे दे वो करो खुलेआम, बस। अभी आप जो चीजें भी खुलेआम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कानून की तरफ से इजाजत नहीं है। समझे कि नहीं? हेलो भाई, अब फिर आप लिखेंगे अपने पास देन वी हैव रियल कंसिडरेशन। जरा समझते हैं यार। यार कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए या इल्यूजन होनी चाहिए? जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कहूं कि मैं अभी आपको हवाओं पे उड़ के दिखाता हूं, रियल कंसिडरेशन है। उसके बदले में आप मुझे पैसे देंगे, भैया ये कंसिडरेशन वैलिड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रियल में ऐसा हो ही नहीं सकता। या सुनो, मैं आपसे ये कहूं कि मैं यूं किताब घुमाता हूं, याद, आप बोलो करके दिखाओ, आपको 50,000 रुपए देंगे। इसका मतलब क्या? ये पहली बात तो ये, क्या ये कंसिडरेशन रियल है? तो कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। ये जितनी मैं आपको बातें बताऊंगा, अभी एक और बात इसमें बताऊंगा, ये चारों बातें एक्चुअली एक ही हेडिंग के मैं अलग अलग आपको वो बता रहा हूं ताकि आपको सब कुछ अलग अलग पता हो। ये एक ही हेडिंग है, इसको मैं आपको अलग अलग टुकड़ों में बता रहा हूं ताकि बाद में आपके दिमाग में सवाल नहीं आए। पॉसिबल इम्पॉसिबल को लेके, लीगल को लेके, इल्यूजन को लेके, रियल को लेके। बात समझ आ रही है?
डन। वो जो आपके दिमाग में बाद में आने वाले सवाल है ना, उनको अभी से मैं साइड कर रहा हूं बस। डन। अच्छा, एक आपसे सवाल पूछना है मुझे। वो सवाल ये है, शुक्रिया भाई। वो सवाल ये है, फर्ज करते हैं कि एक डॉक्टर है, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, उसका काम है मरीज को देखना, फैसिलिटेट करना, और उस डॉक्टर ने आपसे कहा कि ठीक है हम इसे देख लेंगे, बंदा यहीं पे रखा हुआ अब तक। आपने कहा सर हम आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, इसको ट्रीटमेंट कर दें। उसने ट्रीटमेंट कर दिया, आपने बंदा उठाया, बोला चप्पल पहन चल, और आप अपना बंदा लेके, डॉक्टर ने पकड़ लिया, बोला भाई, आपने बोला जी, बोला सर वो 10,000 रुपए आप मुझे एक बार बताएं देने हैं या नहीं देने? कानूनी तौर पे, हाँ, वैसे नहीं देने हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी बनती थी, उसकी ड्यूटी के लिए वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसको उस काम के करने के पैसे मिल रहे थे। यस और नो? एक पुलिस वाले भैया, हमने उनसे कहा सर इतना ट्रैफिक जैम है सर, इसको सेट करवा दें। पुलिस वाले भैया ने बोला पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, ये यूं सुधरेगी ही नहीं, इन पे ही चालान ही लगाना पड़ेगा। मैंने बोला सर जब तक नहीं लग रहा, थोड़ा सेटअप नहीं हो रहा, आप इसको जरा सेट करवा दें। मैंने कहा सर 5,000 रुपए दूंगा, इमरजेंसी है इसलिए भागना है। पुलिस वाले भैया ने बिल्कुल 1 मिनट के अंदर सेट कर दिया ट्रैफिक। क्या मैं 5,000 रुपए दूं? क्यों? क्योंकि वो उनकी ड्यूटी थी, उस काम के करने के इनको ऑलरेडी पैसे मिल गए, इनको उसी काम के करने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने चाहिए। मैं आपसे कहूं पढ़ना चाहते हैं आप? कहें जाहिर है जब तो आए। मैं कहूं अच्छा पढ़ना चाहते हैं आप? बोले जब तो आए। मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा अगर पढ़ना चाहते हैं तो 5,000 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। तो क्या मेरा हक बनता है? क्यों यार? ये बोलना नहीं है यार, ये क्यों बोल रहे? इसका मतलब क्योंकि सर ऑलरेडी ये काम करने के आपने पैसे लिए हुए, उसी काम के करने के आप दोबारा से पैसे नहीं ले सकते। समझे कि नहीं? हीरो ये एल बना के क्या बैठा है? सही बैठ। अब यार, हाँ, टांगों को यूं रख के पता नहीं कैसे क्या कर रहे हो यार, जानू। चलो अब समझ आ गया ना? बस लिखो फिर अभी बता रहा हूं ना। ऑलरेडी अगर आप किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसी काम के करने के आप फिर पैसे इजाफी कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकते भाई। समझ आ गई बात कि नहीं? हाँ, मतलब लीगल के अंदर तो आ जाएगा भैया। हो सकता है ये काम भी लीगल हो, हम आपसे लीगल काम ही करवा रहे हैं ना भाई। फर्ज करो मैं आपसे कहूं भाई लॉ तो पढ़ना चाहते हैं, साथ में इस्लामियत का टच दूंगा, 3,000 रुपए और लूंगा। अब आप मुझसे अलग काम करवा रहे हैं तो लीगल काम थोड़ा सा अलग भी है। वो हकीकत नहीं होती ना, हकीकत में ऐसा नहीं होता, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ये सारा आपकी एक नजर का धोखा होता है। तूने फेंकी है ना जानबूझ के।
सबको बिस्किट खिला रहा है, और भाई ऐसे नहीं, सबको खिला। फिर क्लास में खाने का एक उसूल है। हाँ, अगर आपको खाना है तो आपको सबको खिलाना पड़ेगा। सर लेकिन मैं तो खाली बबल खा रहा हूं ना, तो बबल खिलाओ। अबे मुंह वाली नहीं, चाय अगर सिर्फ टीचर पी रहा है तो पिए। बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ बॉस इज रॉन्ग फॉलो द इंस्ट्रक्शन 1। व्हाट इज दिस? बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ या? सही है कि नहीं यार? मना करवा दूं, नहीं आए चाय। पूरी किताब भरी पड़ी है, 2 किताबें, आई गैप की भी इसकी भी। अभी तुम्हें सिर्फ अपने पास अपनी समझ के लिए लिखना है, बस इतना कि जितना आप समझ सकें। अगर आपको लगता है आपको डिटेल लिखनी चाहिए, बहुत डिटेल में लिखें। अगर आपको लगता है बस आप सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स बना बना के लिख रहे हैं, वैसे लिखें। लेकिन लिखें, एग्जाम्पल्स लिखें, चीजें लिखें, सब कुछ लिख लें। हाँ भाई, अब मेरा आपसे एक सवाल है। क्या सर कोई भी एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन होगी, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या नहीं? हाँ या ना? एग्रीमेंट के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट की बारी आएगी ना। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन है तो एग्रीमेंट वाला एलिमेंट तो पूरा हो जाएगा, हाँ या ना? तो फिर वो किस तरफ चले आएगी कहानी? कॉन्ट्रैक्ट की। और अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है, क्या वो एग्रीमेंट बनेगा? अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। अब तक मैं क्या बता रहा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बगैर कंसिडरेशन के वैलिड नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्रीमेंट, सुनना, अब तक मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एग्रीमेंट बगैर कंसिडरेशन के वैलिड नहीं होता। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एग्रीमेंट बगैर कंसिडरेशन के भी वैलिड हो सकता है। हैं? क्या क्या बोला? एग्रीमेंट बगैर कंसिडरेशन के भी क्या वैलिड हो सकता है? द आंसर इज हाँ। कैसे के ऊपर अभी है पूरा 1 घंटा। टॉपिक में तो 1 घंटा है ना। अब आप लोग नंबर ऑफ आवर्स गिनेंगे हमारे बीच में। अब ये रह गया है यार, टेंशन नहीं लो। आपको पढ़ना है या नहीं अभी? हाँ, तो फिर जब आपका दिल नहीं होगा ना तो क्लास खत्म हो जाएगी, और जब मेरा दिल नहीं होगा तो क्लास होगी ही नहीं उस दिन। सही है? हाँ, तो अब बताओ कितनी देर है? 1 घंटा। शाबाश। अब हमारी केमिस्ट्री मैच हो रही है, अब हम समझ रहे हैं एक दूसरे को। चलो भैया, अब जानी यहां देखना है। अब सुनते हैं मैंने क्या कहा। सर एग्रीमेंट बगैर कंसिडरेशन के वैलिड हो सकती है या नहीं? हो सकती है, लेकिन इसका मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब मैं जो बातें बताऊंगा, इन बातों के अलावा बगैर कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। लेकिन अपने पास एक हेडिंग डालें, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन is void except the following.
एक मिनट भाई, स्क्रीन कहाँ चली गई? एक मिनट। हाँ, अब आ गई देखें। अब शो हो रही है? ओके, हाँ जी। अब यार, एक्सेप्ट दी फॉलोइंग, यानी कुछ चीजों के अलावा हमेशा कंसिडरेशन अगर किसी भी एग्रीमेंट में नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड। अब आपको एक और वर्ड पता लगा आज, वॉइड। वॉइड का क्या मतलब होता है? जो गलत हो, जो लॉ के मुताबिक ना हो, उसे हम कहते हैं वॉइड। यानी दो वर्ड पता लगे, वन इज वैलिड और एक वॉइड। वैलिड मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, वॉइड मींस नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। समझ आ रही बात की नहीं? अब आप अपने पास सबसे पहली चीज लिखेंगे, इसे हम कहते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पहली बात, ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 1, ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, एक्सेप्शंस। एग्जामिनर बोलता है मुझे एक्सेप्शंस बताओ, क्योंकि एक्सेप्शन सीधी बात नहीं है ना, टेढ़ी बात है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब सर, आप मुझे एक बात बताएं, एक वालिद साहब जो हैं, एक अब्बा अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, बच्चा पप्पा को क्या दे रहा है? दुख। हाँ कि ना? लेकिन पप्पा बच्चे को क्या दे रहे हैं? प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें पप्पा दे रहे हैं, लेकिन बच्चा इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं दे रहा। तो अब अगर आप देखें तो कंसिडरेशन मूव हो रही है फ्रॉम फादर टू बच्चा, लेकिन बच्चे से पप्पा को कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या ये कंसिडरेशन वैलिड होनी चाहिए या नहीं? अगर आप मना कर देंगे तो इनहेरिटेंस के तमाम कानून बेकार हो जाएंगे। इनहेरिटेंस मतलब विरासत के, फिर तो विरासत के सारे कानून बेकार हो जाएंगे। तो उन कानून को वैलिड रखने के लिए कानून ने क्या बोला कि अगर आप प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन में अगर आप किसी बंदे को कुछ दे रहे हैं तो ये चीजें एक वैलिड कंसिडरेशन कहलाएंगी, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा। समझे कि नहीं? जवानों सुन रहे हैं कि नहीं? लिखो फिर। कंसिडरेशन मूव फ्रॉम फादर टू सन, लेकिन सन टू फादर कुछ भी मूव। जी भाई, अब सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए जरूरी क्या है? फर्ज कर लेते हैं एक वालिद साहब हैं, उनके कोई 5 बच्चे हैं, ठीक है? वालिद साहब एक ही होते हैं। एक वालिद साहब के 5 बच्चे हैं। अब वालिद साहब इसमें से एक बच्चे को बहुत ही अजीज रखते हैं। वालिद साहब ने क्या किया? वालिद साहब ने कहा कि मेरे बच्चे, मैं अपनी प्रॉपर्टी जो कि रनशोर लेन में है वो मैं तुझे देना चाहता हूं। मैं अपनी रनशोर लेन की प्रॉपर्टी
तुझे देना चाहता हूं। अब तुम लोगों को पता नहीं है ना रन छोड़ लेन क्या है, ये नहीं बोलना हम बहुत बर्गर हैं हमें नहीं पता, पता है ना। हाँ मोहल्ला है शायद अलियारी में, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब यार अब सुनना जवान सुनो यार, हुआ ऐसा। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आप एक बच्चे को प्रॉपर्टी देंगे तो बाकी बच्चों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो कानून ने बोला कि यार इनको बुरा लगे तो तुम एक काम करो, पापा जी आप एक काम करें। बोला जी, बोले काम आपको ये करना है कि आप ये चीज लिख कर दे दें कि मैं अपनी रनछोड़ लैंड की प्रॉपर्टी अपने बच्चे सदफ के नाम पे कर रहा हूं। अब ये लिख दिया पापा ने। अब जब पापा ने ये लिखा तो पापा को तो खाली साइन करनी है क्योंकि लिखा तो हमने टाइप करवाया। तो जो बाकी बच्चे थे उन्होंने कहा कि तूने जबरदस्ती पापा से साइन करवाया होगा, या पापा का अंगूठा लगवा लिया होगा, पापा सो रहे होंगे, टाइप तूने ही करवा लिया होगा। तो कानून ने कहा नहीं 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 बेटा एक और काम करो। पापा ने बोला जी, बोला एक और काम ये करो कि सिर्फ लिखवाओ नहीं, तुम इसको सदफ के नाम पर रजिस्टर्ड भी करवा लो, रजिस्टर्ड भी करवा लो। तो अब दो बातें कानून ने बताई, पहला लिख लो, दूसरा उसके नाम पे रजिस्टर्ड करवा लो, तीसरा तुम्हारे और बंदे के बीच में, दूसरे बंदे के बीच में, जिनके बीच में ये ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? नियरनेस रिलेशन। आपस में क्या होना चाहिए? नियरनेस रिलेशन। पापा बच्चे के बीच में नियरनेस रिलेशन है या नहीं है? है? हाँ या ना? मम्मी बच्चे के बीच में नियरनेस रिलेशन है या नहीं है? हस्बैंड वाइफ के बीच में नियरनेस रिलेशन है या नहीं है? है? तो कानून क्या कह रहा है? तीन बातें। पहला, बेटा ये याद करवा रहा हूं, पहली बात कि सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कैसे पता लगेगा? पहली बात हमने चीज क्या की होगी, दूसरा रजिस्टर्ड करवाई होगी, और तीसरा हमारे और उसके बीच में क्या होना चाहिए? नियरनेस रिलेशन। तीसरा, चौथा हमारे बीच में होना चाहिए नेचुरल लव। हमारे बीच में क्या होना चाहिए? नेचुरल लव। क्या हर बाप और बच्चे के बीच में नेचुरल लव होगा? जरूरी है। अगर ऐसा जरूरी होता तो बच्चे पापा को छोड़ के जाते ना। इसका मतलब हर रिश्ते में नेचुरल लव हो ये जरूरी। हस्बैंड वाइफ के बीच में नेचुरल लव है? जरूरी नहीं है। हो सकता है हो सकता है ना हो। ऐसा ही है ना भाई। तो कानून ने चार मेन बातें बताई हैं जवान, कानून ने चार मेन बातें बताई हैं। पहला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए सिंगल साइडेड कंसिडरेशन वैलिड कब होगी? क्या बोला मैंने? नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में सिंगल साइडेड कंसिडरेशन कब वैलिड होगी? पहला, इन राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नियरनेस रिलेशन होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। बेटा आपकी जिंदगी के ना ये 2 घंटे सिर्फ मेरे होने चाहिए। ना आजू ना बाजू किसी के नहीं, ना आपके मोबाइल किसी के। आप देखो ही नहीं, बोला मैं जानता ही नहीं भाई तुझे, इतने बेगाने हो जाओ एक दूसरे से 2 घंटों के लिए। अगर आप हो गए, आपको 80% पेपर निकलने की जिम्मेदारी आपकी क्लास में ही हो जाएगी। कुछ नहीं, हमारी 55 क्लासेस होंगी। हम कोई
100 आवर्स पढ़ेंगे, हर एक घंटे के अंदर एक नंबर वाली बात नहीं हो सकती कोई। तो हर घंटे के हिसाब से हर क्लास में कितने नंबर मिल सकते हैं आपको? एटलीस्ट 2। और अगर आप 2-2 नंबर ले लिए तो पूरे ही आ जाएंगे, लेकिन पूरे नहीं लेने ना, नजरों में आ जाएंगे ना। अपन खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारा बच्चा टॉप? नहीं बेटा, हाँ नजरों में आ जाओगे इसलिए बोल रहा हूं, वरना आपकी मर्जी है। हाँ करना चाहते तो करें ऐसा, मैं खुद गजरे लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, हाँ तो गले में पहनाने समझे कि नहीं? ठीक है भाई, तो प्लीज मेक श्योर करें। ये जो 50-55 क्लास है ना, हर क्लास के अंदर से अगर आपने एक नंबर भी ले लिया ना, एक नंबर, आपके पासिंग मार्क्स पूरे हैं। तो सर मैं लेट आ जाऊं क्लास में, कोई टेंशन तो नहीं है? आपकी मर्जी। सर मैं बाजू वाले से बातें कर लूं, आपकी मर्जी। सर मैं क्लास में हूं, पेन से हूं, टिक टिक करके टिक टिक, मतलब थोड़ा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक भी दूं, आपकी मर्जी। सर मैं एक दूसरे की नजरों में ही देखूं, आपकी मर्जी। सर मैं आपस में कॉमेडी कर लूं, आपकी मर्जी। अब आपको पता लग गया, अब अपनी मर्जी चलाएंगे तो पासिंग नंबर नहीं लेंगे। ये मेहनत मैं आपके लिए करके दूंगा, ये पासिंग नंबर वाली। आपने तो अभी की नहीं कोई मेहनत, लेकिन आपको चैप्टर नंबर 2 पूरा याद हो गया है बगैर मेहनत किए। इसका मतलब कोई और आपके लिए आपसे ज्यादा सोच रहा है और आपसे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। समझ आ रही बात? वरना उसको 10 बार एक ही बात आपको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, वो बस पढ़ाता जाए। वो एक एग्जाम्पल पे भी काम चला सकता है। वो अलग अलग आपको एक क्लास में 10-10, 20-20 सिनेरियो बता रहा है, तो वो कोई पागल नहीं है, उसको पता है ना चीजें कि आपके लिए हेल्पफुल क्या होंगी। तो जो चीजें आपके साथ हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको समझते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे इस्लाही बयान है, थोड़ा माशरे की जरूरत है इसलिए कर रहा हूं, वरना जरूरत नहीं थी। आप लोग ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जाना तो नहीं है ना घर? हाँ माशाल्लाह। चलो अब भैया हमें क्या पता लगा एक्सेप्शन में? पहली एक्सेप्शन क्या बताई? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर 4 बातें। पहली बात इन राइटिंग, रजिस्टर्ड, नेचुरल लव, नियरनेस रिलेशन। यस और नो? आसान हो गई बात। अब आप अपने बात लिखें दूसरी बात एक्सेप्शन के अंदर, एंड दैट इज कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट। शाबाश। कितनी बार बोला है यार, शुगर फ्री चाय पीनी है मेरे को, लेकिन जिंगर मेरे को चीज वाला खाना है। ओके जी, अब दूसरी बात बता रहा हूं, एंड दैट इज कंप्लीटेड गिफ्ट। सर कंप्लीटेड गिफ्ट का क्या मतलब हुआ? देखिए भैया, क्या जिंदगी में हम लोग गिफ्ट देना या लेना सिर्फ नेचुरल लव वालों के साथ करते हैं? सिर्फ नियरनेस रिलेशन वालों के साथ करते हैं? नहीं, मैं आपको गिफ्ट दे सकता हूं, आप मुझे गिफ्ट दे सकते हैं, कोई शख्स अपने नेबर को गिफ्ट कर सकता है, कोई शख्स अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकता है। यस और नो? इसका मतलब उनके बीच में कोई नियरनेस रिलेशन नहीं है, लेकिन उनके बीच में क्या है? लव एंड अफेक्शन तो है। तो कानून ने क्या कहा कि सर आप नियरनेस रिलेशन के अलावा भी किसी शख्स को गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ कहा हुआ है कि मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा
और वो नहीं करता तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। तो कानून क्या कहता है कि गिफ्ट क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड। क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड का मतलब होता है इट शुड बी डिलीवर्ड। गिफ्ट क्या हो जाना चाहिए? डिलीवर्ड। अगर गिफ्ट डिलीवर्ड हो गया तो आप उस दिए हुए गिफ्ट को कभी भी आप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि दिया हुआ गिफ्ट अब उसका है और ये आपके, और उसमें एक वैलिड कंसिडरेशन है। यानी ये सिंगल साइडेड कंसिडरेशन क्या कहलाती है? एक वैलिड कंसिडरेशन, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यस और नो? कानून क्या कह रहा है आपको कि सर आपके और सामने वाले बंदे के बीच में क्या होना चाहिए? गिफ्ट क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब डिलीवर्ड। इसका कॉन्ट्रैक्ट से ये ताल्लुक है ना कि भैया सामने वाला बंदा आपको अभी मोबाइल फोन गिफ्ट कर दे और बाद में आपके पास है, बोला मेरा मोबाइल फोन मुझे दे दो, तो आपको देना है या नहीं देना? अब आपको उसे वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून ने इस सिंगल साइडेड कंसिडरेशन को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। आई बात समझ? तो इस वजह से अब आपको उसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। डन? तो जो बंदा गिफ्ट कर रहा होता है वो शख्स कौन कहलाता है? डोनर। और जिसको गिफ्ट किया जाता है वो कौन कहलाता है? डोनी, जो एक्सेप्ट करता है उस गिफ्ट को। हाँ या ना? जो गिफ्ट दे रहा होता है वो शख्स डोनर, और जिसे दिया जाता है डोनी। डन? और सर गिफ्ट देने के बाद हम उसमें क्या कर देंगे? लिख कर भी देंगे कि हमने इस बंदे को ये वाली चीज या ये वाला गिफ्ट दे दिया, ताकि वो बंदा आप वापस ना ले सके। ठीक है? ताकि वो प्रॉपर्ली क्या हो? स्टैम्प्ड हो, प्रॉपर्ली एग्रीड हो आपके और हमारे बीच में। बात समझ आ गई? आसान। दो बातें बता दी मैंने आपको। पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा कंप्लीटेड गिफ्ट। यस और नो? तीसरी बात आप अपने पास लिखेंगे पास्ट वॉलेंट्री कंपनसेशन। तीसरी बात क्या लिखेंगे? पास्ट वॉलेंट्री कंपनसेशन। सर इसका क्या मतलब हुआ पास्ट वॉलेंट्री कंपनसेशन का? इसका मतलब हुआ कोई काम आपने पास्ट में किया था, क्या उसके पैसे आप मांग सकते हैं? आपने वॉलेंट्री किया था। वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से, अपनी जात से, खुद से किया था आपने। क्या सर उसके आप पैसे मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? हेलो, क्या उसके पैसे मांग सकते हैं या नहीं? नहीं मांग सकते। आप कोई भी काम जिंदगी में वॉलेंट्री करेंगे ना, उस काम के आप कभी भी पैसे डिमांड नहीं कर सकते, याद रख लें। लेकिन अगर सामने वाला बंदा आपको अब उसके पैसे देना चाहे कि यार वो जो आपने मेरे लिए जो जिंदगी में काम किया था ना, मैं अब आपको उसके बदले में उसकी कंसिडरेशन देना चाहता हूं, तो कानून कहता है कि ये जो कंसिडरेशन अब मूव करेगी ये वैलिड कंसिडरेशन कहलाती है। ये सिंगल साइडेड कंसिडरेशन वैलिड है। नहीं समझे? हुआ ऐसा, बारिश से बहुत हुई, हमें पता है कि यार यहां पर एक होल बना हुआ है, कोई भी कार बाइक आएगी तो वो अंदर चली जाएगी। हम यहां पे खड़े रहे, कोई भी कार आ रही थी, हम इसको बता रहे थे, बोला भैया अब वो बंदा यूं गया, यूं रुका, आगे हमें बुलाया, बोला यहाँ हूं। बोला भाई यार इतनी बारिश में आपका घर वर नहीं है? मैंने कहा भाई सब है। तो बोला भाई फिर आप ये इस तरह काम कर रहे हो, खिदमत है कल। मैंने बोला भाई क्या करें, एदी साहब चले गए, जिम्मेदारी डाल गए थे। बोला अब आपके हवाले है भाई, ये मुल्क और वतन और कौम ये सब।
मैंने बोला बस उस दिन के बाद मैं सुकून से सोया नहीं, ये खिदमत में लगा हुआ हूं। उसने निकाली अपनी चेक बुक, साइन वाइन किया, नहीं और लिखा हानिया आमिर आपकी। अबे पैसे लिखेगा ना यार, पैसे लिख दिए पैसे। अब उसने निकाली, ये निकाली चेकबुक, ये किया साइन, साइन करने के बाद उसपे एक अमाउंट लिख दी। अब अमाउंट लिखने के बाद हमने वो चेक एक्सेप्ट किया। अब आप मुझे एक बार, नहीं गीला वीला नहीं हुआ भाई, बारिश रुक गई थी, बारिश रुक गई थी ना जानू। अब वो पैसे हमारे पास आ गए। अब आप मुझे एक बार बताओ, ये जो मैं काम कर रहा था ये मुझे किसी ने कहा था, ये वॉलंटरी था? आपने तो नहीं कहा था ना, मैं ये वॉलंटरी कर रहा था। क्या कर रहा था? मैं तो यूं कर रहा था ना भैया। अब ये वॉलंटरी में काम कर रहा था, उस वॉलंटरी काम के बदले में आपने मुझे एक कंपनसेशन दी है, तो ये कंपनसेशन मेरी तरफ से तो कानून की नजर में काउंटेबल नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये कानून की नजर में काउंटेबल है। ये सुनो, तो कानून कहता है ये जो सिंगल साइडेड कंसिडरेशन है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है। किसकी तरफ से सिंगल साइडेड कंसिडरेशन? उस बंदे की तरफ से सिंगल साइडेड कंसिडरेशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये सुनो जी भाई, वेरी गुड, मेरे को पता था जब हानिया आमिर लिख रहा था मैं चेक पे, तब मसला नहीं था। अब ये पैसे लिखे तो इसको मसला आ गया, चेक बाउंस हो जाएगा। हाँ वेरी गुड सर, अगर चेक बाउंस हो गया तो ये इनफोर्सेबल है या नहीं है? बिल्कुल इनफोर्सेबल है, क्योंकि कानून इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानता है। बात समझे या नहीं? हाँ या ना? यार आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों को मस्जिदों में छोड़ते हैं, व्हील चेयर पे बैठा दे मस्जिद में छोड़ते हैं। अब अगर कोई बंदा ऐसे लोगों को, बुजुर्गों को मस्जिद में लेके जा रहा है, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम 2 दिन जाए मस्जिद के बाहर, तीसरे दिन ना जाए, क्या बुजुर्ग घर पे आ सकते हैं? बोला आज क्यों नहीं आया? भाई आपने कोई रखा थोड़ी है, मैं कोई ड्राइवर हूं आपकी व्हील चेयर का? नहीं ना, मैं कोई ड्राइवर थोड़ी हूं भाई। इसका मतलब मेरी मर्जी है, मैं नहीं आया। लेकिन हम पूरा रमजान हमने यही किया, भैया ये जा रहे, यूं जा रहे, जा रहे आ रहे। अब रमजान के बाद भी हमने यही वाला सिलसिला रखा। अब बुजुर्ग लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है भाई उनको भी। बोला भैया ये तो टाइट है, बोला वो थोड़ी स्लिप तो करवाओ यूं करके। अब हम उनको एडवेंचर भी करवा रहे हैं बुजुर्गों को। अब आप बताओ, अब मजा आने लगा ना? तो बुजुर्ग लोग क्या बोल रहे हैं? बोला बेटा हम ना तुम्हें अपनी ये मेहरान कार हम तुम्हें गिफ्ट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या सर उन बुजुर्ग की तरफ से, मेरी तरफ से जो भी हो रहा था, क्या वो वैलिड कंसिडरेशन थी? नहीं, क्योंकि वो वॉलंटरी था। लेकिन बुजुर्ग की तरफ से जो भी कुछ मिलेगा हमें, वो सिंगल साइडेड कंसिडरेशन कानून की नजर में एक वैलिड कंसिडरेशन है। हाँ या ना भैया? समझो, मैं क्लास के बाहर भी आपको पूछ रहा हूं, बोला जाने क्लास क्यों नहीं ले रहा यार? क्लास में जा भाई, क्लास में पढ़। फिर आप क्लास के बाहर भी बैठे हुए, बोला आपको कुछ पूछना है? पूछना है? आप बोले हाँ पूछना है। मैंने बोला पूछ, बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं। अब क्या ये मैंने वॉलंटरीली किया है? हाँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। आप पास हो गए, आप पास हो गए, और आपने पास होने के बाद मिठाई की पूरी दुकान मेरे घर पे लेके आ गए। आपने कहा, बोला सर आप वो जो एक्स्ट्रा जो बैठते थे ना, उस वजह से। अब क्या मैंने जो आपके लिए सर्विसेज दी, क्या कानून की नजर में वो वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं। लेकिन आपने जो किया, कानून कहता है ये सिंगल साइडेड कंसिडरेशन एक्चुअली वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि ये सब क्या था? पास्ट वॉलंटरी एक्ट्स थे मेरे, जिसके ऊपर आप अब मुझे पैसे दे रहे हैं। ये सुनो, बात समझ आ रही है? आसान है। एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, हमने क्या किया? आग बुझा दी, फूके मार मार के, थूके फेंक कर। अब है नहीं कोई ऐसी कोई चीज, अब क्या करें? थूके फूके फेंकी हमने, थोड़ा सेट हो जाए वो। लेकिन
अब भैया बहुत ही मुश्किलों से, लेकिन आग बुझ गई वहां पे। अब क्या करें सर? मालिक आया, हमारा सर चूमा। मैंने बोला भाई क्या? बोला भाई माशाल्लाह आपने हमारी फैक्ट्री बचा ली है यार। मैंने बोला जी अल्लाह के करम से। उस बंदे ने अगर हमें कोई कंसिडरेशन पे की, क्या वो वैलिड कंसिडरेशन होगी? क्या ये सिंगल साइडेड कंसिडरेशन है या टू साइडेड? क्यों सिंगल साइडेड? मैंने भी तो काम किया है। क्या उसने बोला था? नहीं। तो इसका मतलब आपने जो काम किया वो क्या था? वॉलंटरी काम था। तो वॉलंटरी काम के बदले में जो भी कंसिडरेशन मिलती है वो कंसिडरेशन हमेशा क्या कहलाती है? सिंगल साइडेड कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन हमेशा वैलिड कंसिडरेशन। लिख लिया? शाबाश। हाँ जी। हाँ, लेकिन क्यों दे रहा है? हाँ, क्योंकि हमारी पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज थी। हाँ, लेकिन हम उससे मांग नहीं सकते कि भैया हमने वो तुम्हारे लिए काम किया था ना, हमें पैसे दो। ये जो काम कर रहा है कानून कहता है कि वो आपके उस काम के बदले में कर रहा है। तो ये सिंगल साइडेड कंसिडरेशन को हम काउंट करते हैं। बात समझ आ गई? पक्की बात है। आखिरी बात आज की, अभी होगी आखिरी बात। कितने बजे? 5 बजे है ना? जोड़ नहीं बोल। अबे सर खुद क्लास में। चलो आओ यहां देखो, मतलब अपन को जाना है, नहीं दिल कर रहा ना बस। हाँ एक बात, कौन सी बात रह गई है? हाँ जानू, टेंशन नहीं ले, मैं हूं अभी, पढ़ा के जाऊंगा। चौथी बात, चौथी एक्सेप्शन, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सारी बातें लिख ली। यहां चौथी बात कौन सी है? दैट इज टाइम बार डेट। टाइम बार डेट। डेट मतलब उधार, बैड मतलब गुजर जाना। किसका? वक्त का। कौन से वक्त का? उधार के वक्त का गुजर जाना। जब उधार का वक्त गुजर जाएगा तो सर याद रख लें, आपके पास 3 साल होते हैं। किसी भी बंदे को उधार देने के बाद रिकवर करने के लिए आप केस कितने टाइम में कर सकते हैं? 3 साल में। आई रिपीट, लिमिटेशन एक्ट के तहत, क्या कहा मैंने? लिमिटेशन एक्ट के तहत किसी भी उधार को वापस लेने का टाइम पीरियड कितना होता है? 3 साल। 3 साल के अंदर आप सामने वाले बंदे पे क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। अगर 3 साल गुजर जाएंगे, अब आप सामने वाले बंदे से वो वाले पैसे डिमांड। सर 3 साल की काउंटिंग कहां से होती है? नहीं, ये 3 साल की काउंटिंग होती है जिस तारीख पर आपका और मेरा कमिटमेंट डन हुआ है कि किस तारीख को आप मुझे वापस करेंगे। मैंने आपको उधार दिया 2022 में। मैंने आपको उधार कब दिया है? 2022 में। आपने मुझसे कहा मैं आपको जनवरी 2023 में आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा, और आप मुझे अब कहते हैं कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूंगा। तो मेरे पास आपके ऊपर केस करने के लिए कितना टाइम होगा? 3 साल। अब ये 3 साल की काउंटिंग 2022 से होगी या 2023 से? हेलो, 2022 से होगी, 2023 से? 2023 से। जब तक आपका और मेरा कमिटमेंट हुआ था तब तक कानून को कोई मसला नहीं है। जिस दिन आप मना कर देंगे मैं आपको पे नहीं करूंगा, उस दिन से कानून क्या कहता है कि अब तुम्हारे पास कितना टाइम पीरियड है? अब तुम्हारे पास 3 साल है। किस बात के लिए? सामने वाले बंदे पे केस करने के लिए। यस और नो? लिमिटेशन एक्ट किस है? सर अगर मैं 4 साल बाद केस कर सकता हूं, आप कितने टाइम के बाद? 3 साल के बाद। 3 साल से पहले कर सकते हैं भाई। अगर सामने वाला बंदा, अगर आपको लग रहा है टाइम हो गया, पैसे ले लो, केस कर लो उसमें। अब सवाल ये नहीं है। अब हुआ ऐसा, यहां देखना, 2022 में हमने क्या किया? जवान, 2022 में क्या किया हमने?
क्रेडिट दिया। इसने कमिटमेंट कब किया है? 2023 में कमिटमेंट है किस बात का? कमिटमेंट टू पे। कब? जनवरी में। कब पे करेगा? जनवरी में। लेकिन जनवरी के अंदर ये बंदा मना कर दे, बोला मैं आपको पे नहीं करूंगा। अब मेरे पास केस करने के लिए कितना टाइम है? चलो बताओ मुझे। 2024 एक, बोलो ना, 2025, 2026। अब अगर ये 3 साल गुजर गए, क्या अब मैं इस बंदे पे केस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सर अगर ये 2072 आ गया, कितना आ गया? 2072। अब इस बंदे को अचानक याद आया कि यार मैंने तो पैसे लिए हुए थे। ऐसे ना, जब आप बुजुर्ग होते ना तो आपको सारे हुकूक याद आते हैं, तो आपको लगा भैया अपन ने तो किसी का माल खाया हुआ है और अपन तो हर बच्चे को दर्स दे रहे हैं रोक रोक के, बेटा मस्जिद में टाइम लगाओ, बेटा पैसे नहीं खाना किसी के। और हम तो बिल्कुल अलग हो गए हैं, चूहे खा गए बिल्ली। अब अपन तो बिल्कुल ही अलग हो गए, अपन तो बच्चों को सिखा रहे हैं। अब अपने दिल में एक अजीब सी वो चल रही है, बोला भाई तूने तो पैसे खाए हुए। तो 2072 में इसको याद आया, 2072 में ये चला किसके घर है? ये अभी घर आए नहीं। ये चला किसके घर? ए के। कौन चला? बी। बी भैया चले ए के घर 2072 में, और ए भैया बिल्कुल लेटे हुए हैं, मुनासिब हालत में। हाँ, अब ए भैया लेटे हुए हैं, बोला भाई माफ कर दे मेरे को, तेरे पैसे लेकर आया हूं मैं। बोला कौन से पैसे? बोला वो मैंने 25 लाख रुपए लिए थे ना भाई तेरे से, वो 25 लाख रुपए लेकर, अब समझ नहीं आ बात, वो 25 लाख रुपए लेकर आया हूं भाई, मुझे माफ कर दे बस, देख तेरा टाइम नजदीक है। बोला तो तेरा? बोला अच्छा दोनों का बस, लेकिन मैं तेरे को 25 लाख वापस करना है। अब आप मुझे एक बात बताएं, सर इस बंदे ने इसको 25 लाख रुपए वापस किए, क्या इस बंदे की जिम्मेदारी बनती थी या नहीं बनती थी कानूनी तौर पर? 3 साल गुजरने के बाद अब इसकी जिम्मेदारी बनती? भैया 3 साल गुजर गए ना, जब ये 3 साल गुजर जाएंगे, कानून की लैंग्वेज में अब ये ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड है। अब कानून कहता है मैं इस ट्रांजैक्शन को मानता ही नहीं हूं, ये 25 लाख वाले ट्रांजैक्शन को मैं नहीं। कौन बोल रहा है? कानून कह रहा है मैं अब इस 25 लाख वाले ट्रांजैक्शन को मानता। तो भैया 2072 में बी उठ के ए के पास आया है, तो क्या मुझे एक बात बताएं, क्या ये कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये सिंगल साइडेड कंसिडरेशन है विच इज मूव फ्रॉम बी टू ए। अब क्या ए की तरफ से बी को कुछ मूव होगा? हाँ या ना? नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि सर ये सिंगल साइडेड कंसिडरेशन, क्योंकि इसका अब राइट बनता भी नहीं था, इसकी ड्यूटी भी नहीं बनती थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती थी, उसके बावजूद ये उठा और उठ के किसको पैसे दे दिए? मिस्टर ए को। तो ये सिंगल साइडेड कंसिडरेशन क्या कहलाएगी? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा कि 3 साल गुजर जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी आप उठ के उस बंदे को उसके पैसे वापस करने के लिए जाएं, तो ये सिंगल साइडेड कंसिडरेशन कानून की नजर में क्या कहलाएगी? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझे कि नहीं? लिखो 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 लिखो। हाँ टाइम ले लूं? हाँ हाँ मुझे बताया बच्चों ने। आ गई ना बात समझ? आसान सी बातें थी बिल्कुल। मंडे को इंशाल्लाह
कंपनी लॉ की पहली क्लास है हमारी। अब कोई बच्चा ये नहीं बोले यार मैं वो कवर कर रहा था बिजनेस लॉ का, भाई उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है, वो एक अलग जिंदगी है पूरी। आ गई बात समझ? कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा यार मैंने इसके 2 लेक्चर नहीं लिए तो मैं उसका लेक्चर लूं या नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई समझ आ गया सब? कोई सवाल अब पूछना हो, दिस इज द राइट टाइम। अब कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछें, क्योंकि अब आप पूछेंगे नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अब आपको भागना है। सही है, चलें जी, कोई मसला नहीं है। चलें, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।